हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को पढ़ रहे थे, जो कि जल संरक्षण वाला टॉपिक अपना चल रहा था। उसमें हम नदियों को पढ़ रहे थे और नदियों में मैंने आपको बताया था कि अरब सागर में जल लेकर जाने वाली नदियाँ, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में अपना जल उड़ेलती हैं, लेकर के जाती हैं। तो उसमें हमने लूनी नदी की बात की थी और लूनी की जो सहायक नदियाँ थी दोस्तों, उनकी भी हमने बात की थी। लूनी की जो आपकी पूरी की पूरी सहायक नदियाँ मैंने आप तक प्रेषित कर दी थी कि लीलड़ी है, मीठड़ी है, चाहे वो जोजड़ी है, चाहे वो आपकी सूखड़ी, सागी वगैरह, जवाई वगैरह, सारी नदियाँ हम कर चुके थे। उसके बाद हमने पश्चिमी बनास नदी की बात की थी, साबरमती नदी की बात की थी। और आज जो है हम इस क्लास के दौरान दोस्तों बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की। तो हेडिंग लगाइएगा, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं किसकी? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की। हेडिंग है आपकी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। अब वे नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, तो वो कौन से के अंतर्गत आएंगी? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत। तो आप इसमें लिख लीजिए कि वे नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी विजिबल नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। तो ये नदियाँ क्या कहलाती हैं दोस्तों? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं ये सारी नदियाँ। यानी वे नदियाँ जो अपना जल प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ लेकर के जाती हैं? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। तो इस बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र को हम पढ़ेंगे दोस्तों आज। तो इसमें हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें पूरी नदियाँ आप तक मैं प्रेषित करूँगा, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ और इनकी जो सहायक नदियाँ उनकी भी बात हम करेंगे। तो एक तो जो है प्रत्यक्ष रूप की अपन बात करें तो इस तरह से हम दो डिवाइडेशन करते हैं। एक तो आपका जो है सबसे पहले आप जो है लिखिएगा चंबल। एक नदी कौन सी? आपकी चंबल नदी दोस्तों, समझ में आई। और इसी तरह से दूसरी नदी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे आपकी बाणगंगा नदी। कौन सी? बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। पहली चंबल पढ़ेंगे, दूसरी बाणगंगा के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए चंबल का अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि चंबल में जो है आपकी कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। तो चंबल में हम सबसे पहले बात करेंगे एक तो पार्वती की नदी। कौन सी? पार्वती। चंबल की सहायक नदियों की बात कर रहा हूँ। दूसरी जो है लिखिएगा काली सिंध। काली सिंध नदी की बात करेंगे चंबल के अंतर्गत ही। और इसी तरह से हम काली सिंध के बाद वामनी, जो कि चंबल की क्या है? सहायक नदी। और इसी तरह से एक नदी है आपकी कुराल। कौन सी नदी प्रिय विद्यार्थियों? कुराल। और कुराल के बाद आप लिखिएगा बनास। बनास नदी भी किसकी सहायक? चंबल की। और बनास के बाद आप अंत में लिखिएगा सीप। ये सारी नदियां हम चंबल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं दोस्तों। समझ में आई बात आपको? तो इन्हीं नदियों में अगर मैं आगे बात करूं
की जो चंबल की आपकी सहायक नदियाँ मैंने आप तक प्रेषित की हैं, तो इनमें देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जो आपकी पार्वती नदी हैं इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, उनकी बात भी साथ साथ करेंगे। जैसे कि आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि पार्वती की सहायक नदी कौन सी, तो आप लिखिए कूल, लहासी, और इसके बाद लिख सकते हो आप बैंतली, विलास, बैंतली, विलास, 4 आपके लिए पर्याप्त हैं। और लिखना चाहो तो आप जो है अंधेरी नदी लिख सकते हैं। एक इबराज नदी है, वो भी पार्वती की सहायक है, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछी नहीं जाती। हमें जो है वो चीज़ें पढ़नी है जो आपकी सिलेबस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा होगा। और हमने पार्वती की कूल, लासी, बैंतली और विलास जो कि सहायक नदियाँ, उनकी बात यहाँ की हैं। तो नेक्स्ट आप जो है काली सिंध की 2 जो सहायक नदी हैं उनकी बात अपन यहाँ करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो उनकी बात जैसे ही करते हैं हम, तो इसमें लिखिएगा इसके अंतर्गत काली सिंध की जो सहायक नदी हैं, एक तो आप लिखिए परवन नदी। कौन सी नदी? परवन नदी है। और दूसरी आप लिखिएगा इसके अंतर्गत आहू नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? आहू नदी। और फिर जो है आपकी वामनी नदी आती है। वामनी की कोई सहायक नदी नहीं अपने को पढ़नी है। कुराल की अगर आपको पूछे सहायक नदी तो आप लिख सकते हैं मेज। कौन सी नदी है? मेज। इसी तरह से हम बनास में पढ़ते हैं, तो बनास की जो आपकी सहायक नदियाँ रहेगी वो इस तरह से रहेंगी। बनास में एक तो आप दोस्तों लिखिएगा बेड़च, पहली कौन सी रहेगी? बेड़च। और फिर लिखिएगा मैनाल, इसके बाद कोठारी, कोठारी के बाद दोस्तों लिखिए खारी नदी, और खारी के बाद जो इसकी सहायक नदी है एक है मोरेल, और मोरेल के बाद आप लिख सकते हैं डाई नदी। ये सारी की सारी किसकी सहायक हैं? बनास नदी की। इसके बाद यहाँ हम बात करने वाले हैं सीप नदी की। आज थोड़ी सी तबीयत में गड़बड़ है, इसलिए हो सकता है कि आपको आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक। तो हमने बात की बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की, और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में मैंने बताया कि वे नदियाँ जो अपना जल कहाँ लेके जाती है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में लेके जाती हैं। किसके अंतर्गत आएंगी? बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें हमने 2 नदियाँ पढ़ी, एक तो चंबल और दूसरी बाणगंगा। फिर चंबल का डिवाइडेशन हमने आगे किया इसकी सहायक नदियों में, पार्वती, काली सिंध, वामनी, कुराल, बनास और सीप। समझ में आए दोस्तों? इसी टेबल से प्रश्न कई बार उठ के आ जाता है कि पार्वती की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन वो दे देगा, जिस तरह से कूल लिख दिया, विलास और मैथिली लिख दिया, और एक लिख दिया आहू। तो आहू आपको पता है कि काली सिंध की सहायक नदी है, तो आपका उत्तर वहाँ स्टिक बैठेगा। इसी तरह से वामनी और कुराल की जो आपकी सहायक नदी हैं वो कौन सी? मेज। बनास की अगर सहायक नदियाँ ज़्यादातर पूछी जाती हैं कि बनास की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो बेड़स, मैनाल, कोठारी, खारी, मोरेल, डाई। इसी तरह से अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से भिन्न है, निम्न में से भिन्न है, ठीक है दोस्तों, उसने ऑप्शन में लिख दिया। एक तो ए नंबर पे आपको ऑप्शन दे दिया जैसे चंबल, और दूसरे पे उसने दे दिया बनास। समझ में आई दोस्तों? और फिर उसने दे दिया बेड़च, फिर आपको लिख दिया उसने खारी नदी। तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंबल, जो कि मुख्य नदी है। बाकी सभी क्या हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं। बनास है, बेड़च है, खारी है, ये सारी क्या हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, और अच्छे तरीके से आप पढ़ भी रहे हैं, और बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं आपके। बहुत अच्छा लगता है देख करके कि आप जो हैं पूरा सहयोग हमें कर रहे हैं हर प्रकार से। और मैं भी पूरी कोशिश, और पूरी टीम भी कोशिश कर रही है कि जो है आपको एक अच्छे से अच्छा मैटर जो है प्रोवाइड करवाया जाए। तो नेक्स्ट इसी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में हम सबसे पहले बाणगंगा नदी की बात कर लेते हैं, सॉरी बनास नदी की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे?
बनास नदी को पढ़ेंगे और बनास नदी का चित्र बना करके मैं आपको मैट्रिसेस समेत स्थापित कराने की कोशिश करता हूं। आप जो है इत्मीनान से पूरे ध्यान से चित्र को बनाइएगा मेरे साथ साथ और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो लिखिएगा दोस्तों हेडिंग में बनास नदी, किसकी बात कर रहे हैं, बनास नदी की। तो हेडिंग आपकी क्या रहेगी, बनास नदी। और ये जो आपकी बनास नदी है प्रिय विद्यार्थियों, बनास नदी जो है आपको इसको बनास नदी को कह दिया जाता है वन की आशा। उपनाम क्या मिलता है हमें, वन की आशा भी कह दिया जाता है। हालांकि मैं डिटेल में सब कुछ लिखाने वाला हूँ, लेकिन आप जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको पता है दोस्तों यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ और डायग्राम जो है साथ साथ आप बनाते जाइएगा। जिस तरह से मैं बना रहा हूँ आप साथ साथ बनाइए अपनी कॉपी में, ताकि आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए ये बात। तो सबसे पहले यहाँ कुछ पहाड़ियों की बात मैं करूँगा। इस तरह से यूँ पहाड़ियाँ हैं, यूँ इस तरह से क्या है, पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों को कह देते हैं खमनोर की पहाड़ियाँ। कौन सी दोस्तों, खमनोर की पहाड़ियाँ। ये आपकी खमनोर की पहाड़ियाँ हैं और ये कौन से ज़िले में हैं, राजसमंद में। इन राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से आपकी एक दोस्तों नदी निकलती हैं इस तरह से, यूँ देखिएगा दोस्तों, इस तरह से यूँ नदी निकल के और यूँ मिलती हैं। आगे चंबल में मिलती हैं ये नदी, जिसे हम बनास नदी के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी नदी कौन सी दोस्तों, बनास है। और ये आगे जाके किस में मिलेगी, चंबल नदी में मिलेगी। कौन सी नदी में दोस्तों, चंबल में मिलेगी। तो चंबल जो है यहाँ हमें यूँ आकृति मिलेंगी चंबल की, इस तरह से। ये कौन सी नदी है हमारी, ये चंबल नदी है दोस्तों। कौन सी, चंबल नदी। ये आपकी कौन सी नदी हुई, ये चंबल नदी है, जिसमें कौन सी नदी आके मिली है, बनास नदी आके मिली है। और मिली कहाँ पर है, रामेश्वर में। रामेश्वर जो स्थान है आपका, ये कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर में। कौन से पुर में, सवाई माधोपुर में। ठीक है दोस्तों। तो सवाई माधोपुर में जैसे ही बनास जाकर के मिलती है, इसका समाप्ति स्थल माना जाता है बनास का। क्लियर हुई बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो यहाँ जो है आपका राजसमंद जिला है, समझ में। कौन सा जिला, राजसमंद जिले में बहती हैं। और राजसमंद में थोड़ा सा बहने के बाद एक जो है झील का निर्माण यहाँ पे करती हैं। यहाँ किसका निर्माण करेगी, एक झील का निर्माण करेगी। और इस झील को हम दोस्तों कह देते हैं नंद संबंध। क्या नाम है, नंद संबंध। समझ में आई दोस्तों, कौन सी झील है ये, नंद संबंध है। तो नेक्स्ट इसी तरह से हम यूँ आगे बढ़ते हैं। तो राजसमंद के बाद आपका ज़िला आता है चित्तौड़गढ़। कौन सा ज़िला आ गया दोस्तों, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ से थोड़ा हम आगे देखते हैं तो यहाँ जो ज़िला है वो आपका है भीलवाड़ा। कौन सा ज़िला है दोस्तों, भीलवाड़ा। और एक नदी निकलती है जिसे हम बेड़च नदी कहते हैं उदयपुर से। और ये बेड़च जो है आके, जिसे हम आहड़ के नाम से भी जानते हैं, ये यूँ जो है यहाँ भीलवाड़ा में मिलती है। कौन सी नदी में, बनास में। और इस बेड़च के साथ साथ यहीं पर एक नदी और आकर के मिलती है बनास में, जिसका चित्र मैं यहाँ आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। इस तरह से इधर से एक नदी आई जिसे हमने कह दिया मेनाल नदी। ये कौन सी नदी है आपकी, ये आपकी है मेनाल। समझ में आई प्रिय विद्यार्थियों। तो ये मेनाल यहाँ पे आके मिली और ये आपकी थी बेड़च। बेड़च समझ में आई दोस्तों।
और इस बेड़ज के किनारे देखिएगा दोस्तों, यहाँ इस बेड़ज नदी पर यूँ इस तरह से एक सभ्यता का जन्म हुआ और इस सभ्यता को हम कह देते हैं प्रिय विद्यार्थियों आहड़ सभ्यता के नाम से जानते हैं। कौन सी सभ्यता? ये आहड़ सभ्यता, जो कि किस नदी के किनारे पनपी? बेड़ज नदी के किनारे, और इसको आहड़ सभ्यता कहते हैं। और किस ज़िले के अंतर्गत आती हैं ये सभ्यता? उदयपुर में। हम इसे ताम्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है वो गणेश्वर सभ्यता है, आपको मैंने पहले भी प्रेषित किया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ बात की कि ये जो मैनाल नदी है आपकी, इस मैनाल पर भी जो है एक जलप्रपात बना हुआ है। यूँ यहाँ एक क्या बना हुआ है? जलप्रपात बना हुआ है, और इस जलप्रपात का नाम है मैनाल जलप्रपात। कौन सा? मैनाल जलप्रपात। समझ में आई दोस्तों? कौन सी नदी पर है? मैनाल नदी पर है, जिसे मैनाल जलप्रपात कह देते हैं। और जहाँ पर ये भीलवाड़ा में बेड़ज और मैनाल बनास में आकर के मिलती हैं, और इस जो स्थान आपको मैं राउंड कर रहा हूँ, इस स्थान का नाम है दोस्तों बिगोद। क्या कहते हैं? कहाँ पे आके मिलती हैं? ये बिगोद में। और बिगोद जो स्थान है आपका, ये पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। इसलिए बेड़ज, मैनाल और बनास का क्या है यहाँ पर? त्रिवेणी संगम है। तो यहाँ तक जो है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इस राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और फिर हम भीलवाड़ा की तरफ बढ़े। भीलवाड़ा के बाद आपका जो ज़िला आता है वो आता है अजमेर। कौन सा ज़िला आता है दोस्तों? अजमेर आता है। और अजमेर और भीलवाड़ा के मध्य एक नदी इसके अंदर और आगे मिलती हैं, और जिसे हम कह देते हैं, यूँ इस तरह से देखिएगा, ये यूँ आके मिली यहाँ पे। समझ में दोस्तों? यह आपकी नदी है कोठारी। कौन सी नदी है? कोठारी नदी। समझ में आ रही है दोस्तों? कौन सी नदी आके मिली है? कोठारी। और इस कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है, जिसे हम मेजा बांध कह देते हैं। समझ में आई दोस्तों? यहाँ पर इस कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है, देखिएगा यूँ इस तरह से एक बांध बना हुआ है। और ये जो बांध है आपका, इसका नाम है मेजा बांध। कौन सा बांध है ये? मेजा बांध। समझ में आई? कौन सी नदी पर अवस्थित है? आपका कोठारी नदी पर। और इसी कोठारी जो नदी है आपकी, यहाँ जो है भीलवाड़ा के अंदर इस पर एक सभ्यता का विकास हुआ था। यहीं इस स्थान पे आप देखिएगा, यहाँ भीलवाड़ा के जस्ट ऊपर। तो ये जो सभ्यता है आपकी, बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता, जहाँ से प्राचीन कपड़े के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इतिहास में हम पढ़ेंगे दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए। और इसी तरह से एक बांध बना हुआ है। इस बनास नदी की ही बात करें तो अजमेर से थोड़ा हम आगे चलते हैं तो एक ज़िला आता है जो कि कहलाता है आपका टोंक। समझ में आई दोस्तों? टोंक ज़िला आता है। और टोंक से थोड़ा पहले देखिएगा, यहाँ टोंक का ही एरिया है, और यहाँ एक बांध बना हुआ है बनास पर, जिसे हम बीसलपुर बांध के नाम से जानते हैं। कौन सा बांध है? बीसलपुर। बीसलपुर बांध है दोस्तों। और इस बीसलपुर बांध का निर्माण आपको पता है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। और यहीं टोंक पे एक स्थान है जिसे हम कह देते हैं देवली। कौन सा स्थान है? देवली है दोस्तों, जिसको मैं अलग कलर से अंकित करना चाहूँगा। यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरीके से विजिबल हो, इसलिए जो है अलग कलर से एक स्थान है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो स्थान है इसको हम कहते हैं देवली। कौन सा स्थान है? देवली। और देवली जो पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? टोंक ज़िले में पड़ता है प्रिय विद्यार्थियों। क्लियर हुई बात? तो टोंक ज़िले में यहाँ जो है एक कोठारी से ऊपर आप देखिएगा एक नदी आकर के मिलती है, जिसे हम खारी नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी आके मिली यहाँ पर? ये आपकी खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी आकर के मिलती हैं देवली टोंक में, बनास के अंदर। और
यहीं पर जो है एक और नदी आकर के मिलती हैं देवली टोंक में ही, इसी के आसपास जो है एक नदी आकर के मिलती है जिसे हम कह देते हैं डाई नदी। कौन सी नदी? इस तरह से यूँ लोकेशन है आपकी, डाई नदी भी इसी के अंतर्गत यहीं से आकर के मिलते हैं। और जो आपकी खारी नदी मैंने बनाई है दोस्तों, इस खारी नदी पर एक परियोजना है जिसे हम कहते हैं नारायण सागर परियोजना। यहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, कौन सी नदी पर? खारी नदी पर। और इस परियोजना का नाम है नारायण सागर, नारायण सागर परियोजना। समझ में आई दोस्तों? तो कौन सी परियोजना? ये नारायण सागर परियोजना है। क्लियर हो रही होगी। तो यह आपका टोंक जिला आया। और टोंक के बाद दोस्तों एक आपका ज़िला आ जाता है कौन सा? सवाई माधोपुर। समझ में आई? यहाँ पे जो ज़िला है आपका कौन सा है? सवाई माधोपुर ज़िला आ जाता है। और रामेश्वरम में आके चंबल में मिल जाते हैं। तो यहाँ एक नदी और आकर के इसके अंदर मिलती हैं, मोरेल नदी। कौन सी नदी दोस्तों? यहाँ से यूँ आती है मोरेल और बनास में मिल जाती हैं। क्लियर हुई बात? इस मोरेल से थोड़ा सा पहले देखिएगा, यहाँ एक बांध बना हुआ है जिसे हम कहते हैं ईसरदा बांध। बहुत बार पूछा जाता है कौन सा बांध है? ईसरदा बांध के नाम से इस बांध को जाना जाता है। क्लियर हुई बात दोस्तों? तो ये कौन सी नदी पर अवस्थित है? आपकी बनास नदी पर। तो बनास नदी का जो पूरा डायग्राम है आप तक मैंने प्रिय विद्यार्थियों प्रेषित कर दिया है। मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। एक बार फिर से रिपीट करते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, इत्मीनान से साम्यता स्थापित करते मेरी वॉल्यूम के साथ जो है आप साम्यता स्थापित कीजिए और जजमेंट करने का प्रयास जो है कीजिएगा। मैंने बताया कि यहाँ जो पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें मैंने अब ग्रीन के बीच में रेड कलर कर रहा हूँ, ये जो पहाड़ियाँ हैं आपकी खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद ज़िले से नदी निकली बनास और राजसमंद से होती हुई चित्तौड़गढ़ आई, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इन ज़िलों में बहती हुई किस में मिली? रामेश्वर स्थान है यहाँ पे सवाई माधोपुर में, जहाँ आकर के कौन सी नदी मिल गई? ये चंबल में मिल गई प्रिय विद्यार्थियों। क्लियर हुई बात? और इसी के जो है आपकी बनास नदी में पहले सबसे पहले राजसमंद में देखिएगा नंदसमंद झील का निर्माण, और फिर चित्तौड़गढ़ जिला, और चित्तौड़गढ़ के बाद कौन सा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में स्थान है बिगोद, और इस बिगोद स्थान पर दो नदियाँ आके मिली। इसमें एक तो बेडच और दूसरी मेनाल। और मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पे बना हुआ है, और बेडच नदी के कांठे जो है आहड़ सभ्यता का विकास हुआ, जिसे ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात दोस्तों? कोठारी नदी आकर के मिली यहाँ, और इस कोठारी नदी पर जैसे बनास में ये मिलते हैं, इससे थोड़ा पहले बागोर सभ्यता का विकास भीलवाड़ा में हुआ, जहाँ से प्राचीन कपड़े के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। और इसी कोठारी नदी पे एक बांध है जो कि मेजा बांध के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुई बात? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि मेजा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। और फिर हमने बात की खारी नदी की, जो कि देवली टोंक के पास जो है आकर के मिलती हैं बनास नदी में। तो इस पर खारी नदी पर एक परियोजना है जिसे नारायण सागर परियोजना के नाम से जानते हैं, और यहीं देवली टोंक में डाई नदी आकर के मिलती हैं बनास में, और इनसे थोड़ा पहले और अजमेर से थोड़ा पहले और टोंक से थोड़ा पीछे की ओर देखेगा बीसलपुर बांध टोंक ज़िले में यहाँ पर निर्मित हैं, जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनास नदी पर बनाया गया था। क्लियर हुई बात दोस्तों? इसके बाद ईसरदा बांध बना हुआ है बनास नदी पर, और फिर इसमें मोरेल आकर के मिलती है सवाई माधोपुर में, फिर ये चंबल में विलुप्त हो जाती हैं, और चंबल की मुख्य सहायक नदी है बनास नदी। तो आपको इस डायग्राम से क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन सी नदियाँ बनास की सहायक नदियाँ हैं, और बनास खुद चंबल में जाकर के मिलती हैं, कौन कौन सी परियोजनाएँ, कौन सी सभ्यताएँ कौन सी नदियों के ऊपर अवस्थित हैं। तो ये बातें मैंने आप तक साझा की, क्लियर की, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं भी अब मैंने प्रयास पूरा किया है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा, समय रहते आपको उत्तर दे दिया जाएगा। क्लियर हुई बात दोस्तों? तो इसी तरह से हम बात करते हैं बनास की। तो बनास के संबंध में कुछ लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ से मैं लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ, आप साथ साथ लिख लीजिएगा कि इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करते हैं, क्या करते हैं कि कुल लंबाई हमसे पूछी जाए दोस्तों, तो कुल लंबाई है इसकी 480 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 480 किलोमीटर। इसी तरह से मैं विशेषता की बात करूं
कि बनास नदी की जो विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों, चित्र ऊपर रह गया, नीचे हम मैटर लिख रहे हैं, आप आराम से समझने का प्रयास करें। तो बनास नदी जो है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो आप यहाँ इसकी विशेषता लिख लीजिए कि बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो इसकी बात कर रहे हैं, लिखेगा बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है, बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। सबसे लंबी नदी पूर्णतः बहने वाली कौन सी? बनास नदी है। और बनास जो बेसिन है, यहाँ पर लाल पीली मृदा जो है, जिसे भूरी मृदा कह देते हैं, तो यहाँ जो है लाल पीली मृदा का विस्तार है। कौन सी? लाल पीली मृदा का विस्तार है। तो ये प्रश्न एक बार पूछा हुआ है कि लाल पीली मृदा या भूरी मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो कौन सी नदी है आपकी? बनास नदी। क्लियर हुई दोस्तों बात। इसी तरह से अगर हम बनास के संबंध में बात करना चाहें और कि इसकी जो बनास जो नदी है आपकी, इस पर जो परियोजना है, तो परियोजना की बात जैसे ही हम करते हैं तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, परियोजना में एक तो नंद संबंध परियोजना है बनास नदी पर। कौन सी? नंद संबंध, जो कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था। तो एक परियोजना है नंद संबंध परियोजना। ये जो नंद संबंध परियोजना है कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। कहाँ अवस्थित है? राजसमंद में। कौन से ज़िले में? राजसमंद में। ये देखिएगा नंद संबंध कौन से ज़िले में है? राजसमंद में अवस्थित है। समझ में ये बात। दूसरी की बात करते हैं हम इसी तरह से। एक जो है आपकी 2 नंबर परियोजना है, जिसको हम कह देते हैं बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना। ये जो बीसलपुर परियोजना है दोस्तों, कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। बनास नदी है। जिला कौन सा? टोंक में अवस्थित है। क्लियर हुई बात। और टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा सभी इससे लाभान्वित हैं। क्लियर हुई बात। बीसलपुर परियोजना से टोंक है आपका, जयपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, सभी ज़िले क्या हैं? लाभान्वित हैं। इसी तरह से मैं तीसरी जो परियोजना है उसकी बात आप तक प्रेषित करूंगा। तीसरा मैंने आपको बताया था सवाई माधोपुर के पास, ये देखिएगा यहाँ ईसरदा बांध बना हुआ है। कौन सा? ईसरदा। तो ईसरदा परियोजना है। ईसरदा परियोजना। ईसरदा परियोजना में लिखिएगा नदी कौन सी? बनास। नदी आपकी बनास और सवाई माधोपुर ज़िले में है। सवाई माधोपुर में। समझ में आई? एक ही जिला पूछे तो आपका उत्तर क्या? सवाई माधोपुर में। ईसरदा परियोजना का जो उद्देश्य है वो जयपुर और टोंक के सीमावर्ती जो गांव हैं उनमें पेयजल की सुविधा प्रदान करने से थी। किस हेतु बनाई गई थी? यानी जो टोंक और जयपुर के सीमावर्ती गांव हैं वहाँ पर पाने के लिए वो गांव जो हैं लाभान्वित हों, इसलिए इस ईसरदा परियोजना का निर्माण करवाया गया था। लेकिन एक ही ज़िले के संदर्भ में आपसे पूछे तो आपका उत्तर सवाई माधोपुर होगा। और ऐसा पूछ लिया जाए कि एक से अधिक ज़िले बताइए कि ईसरदा परियोजना से कौन से लाभान्वित हैं, तो आप जयपुर और टोंक भी लिख सकते हैं। तो बीसलपुर परियोजना से लाभान्वित ज़िले अगर आपसे पूछ लिए जाए तो लाभान्वित ज़िले जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर हैं। कौन से हैं? जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर। ये जो ज़िले हैं आपके ईसरदा बांध से क्या हैं? लाभान्वित ज़िले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने बनास नदी की बात की और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा बनास के बारे में। तो बनास का डिटेल जो है हम लिख चुके हैं। इसके बाद जो बनास की आपकी सहायक नदियाँ हैं उसकी बात करेंगे हम, और फिर जो है चंबल की बात करेंगे अगली क्लास में। और इससे पहले हम जो है चंबल का डायग्राम बनाने से पहले जो आपकी बनास नदी की सहायक नदियाँ जैसे बेड़च है, मैनाल है आपकी,
और अन्य जो खारी नदी वगैरह है इनकी हम बात करेंगे। कोठारी की पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कोठारी नदी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो अगली क्लास में आप तक पूरा मैटर इत्मीनान से प्रेषित कर दिया जाएगा। तो ये आपकी बनास नदी के संदर्भ में लोकेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। सारी बातें मैंने आप तक प्रेषित कर दी हैं। इसी के साथ मैं सुनील बादू आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।